स्पेस W दे रखा है जिसमें एंट्रीज आती हैं या मैट्रिक्स कह सकते हैं, और उन मैट्रिक्स की जो एंट्री हैं वो AIJ से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर इस सब स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं AIJ 0 होंगे अगर I की वैल्यू इवन होगी तो। और ये जो मैट्रिक्स इसमें सब स्पेस में बिलोंग करते हैं उनका साइज है 10 by 10, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है वो, और 10 by 10 साइज की है। तो हम एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं जिसको हम M नाम दे देते हैं, उसको M कॉल कर देते हैं, और इसका जो साइज है वो हम 10 by 10 लेंगे। अब यहाँ पर I को इवन लिया गया है, तो 1 से लेके 10 के बीच में इवन नंबर्स कौन होते हैं? 2, 4, 6, 8 और 10, ये इवन नंबर्स होते हैं। अब I की वैल्यू ये होनी चाहिए, तो फर्स्ट रो आप मान सकते हैं कि उसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है 0 और नॉन 0 का, फर्स्ट नॉन 0, ये मैं कंसिडर कर सकता हूँ। सेकंड को मैंने 0 से रिप्रेजेंट किया, फिर थर्ड को हमने हैश सिंबल से रिप्रेजेंट किया, यानी कि इसमें 0 और नॉन 0 हो सकते हैं। फोर्थ को इसी तरह से हम 0 लेंगे, फिफ्थ को हम 0 और नॉन 0 का कॉम्बिनेशन लेंगे, सिक्स्थ में हम 0 लेंगे, और सेवेंथ में हम नॉन 0 लेंगे, फिर 8th में, 9th में और 10th में। इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स का साइज था जिसको हमने M से बोला है जिसका साइज है 10 by 10, इसमें 5 रोज नॉन जीरो होंगे और 5 जीरोज होंगे, मतलब 5 जीरोज होंगे और 5 जीरो और नॉन जीरो का कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब हुआ कि 50 ऐसे एंट्री होंगी जहां पर हम फ्री हैं कि वहां पर हम कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स आ रहा है रियल स्पेस से आ रहा है। आप देख सकते हैं रियल मैट्रिसेस कहा है उसने, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो 50 होगी, ऑप्शन बी। ई दे रखा है और इस सेट ई पर हमें ये डबल इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इस डबल इंटीग्रल को लिखता हूँ तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? एस एक्स की जो लिमिट है वो 0 से 1 जा रही है और y की लिमिट है 0 से x प्लस वाई, और मैं इसको लिख सकता हूँ dy dx। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मैं इसको किस तरह से लिख पाऊंगा? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2, और जो y की लिमिट है वो 0 से x, और फर्दर मुझे इसको सॉल्व करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x। अब मुझे इसमें लिमिट पुट करनी है, तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो 0 से 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 dx, और इसको मैं रीराइट करके लिख सकता हूँ 2/3 आउटसाइड लिया मैंने, 0 से 1 एक्स स्क्वेयर dx, और इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और 3/2 आउटसाइड, लिमिट थी 0 से 1। ये हमें मिलेगा 3/2 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, फाइनली हमें 1/2। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। यहाँ पर हमें पी एन डिनोट किया गया है एक वेक्टर स्पेस जिसमें वो सभी पॉलिनोमियल आते हैं रियल पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री एटमोस्ट n होती है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पी एन से पी एन तक डिफाइन है, और उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप किस तरह से वो डिफाइन है। हमें बताना है कि जो डायमेंशन होगी नल स्पेस ऑफ टी की, यानी कि नलिटी ऑफ टी हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर 4 सजेशन आपके पास हैं, ऑप्शंस में आप देख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस फाइंड आउट करना है तो हम मान लेते हैं कि एक p यानी कि पॉलिनोमियल जिसको हमने px से डिनोट किया है ये नल स्पेस में बिलोंग करता है, यानी कि नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करता है। अगर ये नल स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करता है इसका मतलब अगर हम इस पर t अप्लाई करेंगे यानी कि टी पी एक्स अगर हम इस पर करेंगे तो ये इक्वल्स टू होगा 0 के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इम्प्लाई करेगा, क्योंकि आपका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसी पॉलिनोमियल को किस तरह से सेंड करता है, p प्राइम x माइनस 0 टू x पी टी डी टी, इस तरह से वो उसको सेंड करता है, और ये इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि नल स्पेस का एलिमेंट है px। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? जो लिमिट में इन्वॉल्व होगा। तो अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ यूजिंग लेबनिज रूल, तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा?
पी डबल प्राइम एक्स माइनस, यहाँ से हमें मिल जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू 0, या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि पी डबल प्राइम एक्स इक्वल्स टू पी एक्स। और ये किस केस में ट्रू हो सकता है कि उसका डबल डेरिवेटिव खुद पॉलिनोमियल के सेम हो जाए, जब आपका पॉलिनोमियल क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया है कि पी एक्स 0 होगा सभी एक्स के लिए। यानी कि जो हमने पी एक्स लिया था नल स्पेस में, वो पी एक्स 0 है। इसका मतलब हुआ कि टी 0 को 0 पर सेंड करता है ओनली फॉर 0 बिलोंग्स टू, आप इस यहाँ पर बोल सकते हैं डोमेन का अगर कोई भी एलिमेंट है जिस जो 0 पर जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 0 ही है। इसका मतलब नल स्पेस में एक ही एलिमेंट है। यानी कि अगर मैं नल स्पेस को डिफाइन करता हूँ एनटी से, उसमें सिर्फ क्या एलिमेंट है, 0 है। और 0 स्पेस की जो डायमेंशन हमने डिफाइन करी है वो क्या होती है, 0। यानी कि नलिटी ऑफ टी आपकी यहाँ पर 0 आ गई है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि आपका जो टी है वो आपका नॉन सिंगुलर है। हम ये भी कह सकते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टी क्या सिंगुलर या नॉन सिंगुलर है, लेकिन हमसे तो सिर्फ नलिटी पूछी थी, तो हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी दे रखी है जो R4 से R4 पर डिफाइन है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं टी ई वन इक्वल्स टू ई टू, टी ई टू इक्वल्स टू ई थ्री, टी ई थ्री equals to 0 and TE4 equals to E3 and the standard ordered basis हमारा जो है E1, E2, E3 और E4 है। अगर क्योंकि ये ऑर्डर्ड बेसिस है, ऑर्डर्ड बेसिस का ऑर्डर फिक्स होता है, हम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। सेट के एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड बेसिस के या ऑर्डर्ड सेट के एलिमेंट्स को आगे पीछे नहीं किया जाता है। अगर हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारा चेंज हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्स की इमेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं किया गया है, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस होता है नॉर्मली उसी तरह से है। अगर मैं इसके करस्पॉन्ड अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखता हूँ जिसको मैं टी बीटा से डिनोट कर सकता हूँ, वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट जो कॉलम होगा 0 1 0 0, सेकेंड कॉलम होगा हमारे पास 0 0 1 0, थर्ड कॉलम होगा सारे एलिमेंट्स उसके 0 होंगे और लास्ट कॉलम जो होगा 0 0 1 0। ये मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम 0 0 1 0 और सेकंड कॉलम मिलेगा पूरी तरह से 0, थर्ड भी 0 मिलेगा यानी कि एंटायरली 0 और फोर्थ भी हमारा 0 रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक नॉन जीरो एंट्री है। अगर मैं इसको सेम मैट्रिक्स टी बीटा से अगर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, यानी कि मैं निकाल रहा हूँ टी बीटा क्यूब, तो वो मुझे क्या मिलेगा, वो पूरी तरह से 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ टी क्यूब जो है हमारा 0 आ रहा है, यानी कि टी हमारा एक निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन हम कह सकते हैं, टी इज निलपोटेंट। ऑप्शन डी में यहाँ पर दे रखा था कि टी निलपोटेंट है, तो ये करेक्ट होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि रैंक ऑफ टी यहाँ पर 3 है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब सबसे पहले हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखा, तो इसमें जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो नॉन जीरो हैं, दो नॉन जीरो रो हैं, तो इसकी जो रैंक है वो 2 है, लेकिन कहा गया था कि रैंक इसकी 3 है। ऑप्शन सी आपका फॉल्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो नॉन जीरो रो हैं, यानी कि ये फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि रैंक ऑफ टी जो है वो 4 नहीं है। इसका मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्योंकि एक आइगन वैल्यू इसकी 0 एग्जिस्ट कर रही है। ऑप्शन बी इस तरह से डिस्कार्ड कर सकते हैं। और टी इज आइडेम्पोटेंट आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि टी स्क्वायर 0 नहीं मिला है हमें, सॉरी आइडेंटिटी मिला। आइडेम्पोटेंट के लिए जरूरी है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, यानी कि टी स्क्वायर हमें टी मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए भी हमारा रोंग होगा। यहाँ पर एक मैट्रिक्स एम आपको गिवन है और जो उस मैट्रिक्स में थीटा यूज किया गया है वो थीटा लाइज करता है 0 और पाई बाय 2 के बीच में।
एक सेट डिफाइन किया गया है वी, यानी कि वेक्टर स्पेस है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो सेट के इनसाइड है। तो हमें बताना है कि डायमेंशन ऑफ वी क्या होगी। एक्चुअली डायमेंशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस फॉर सब स्पेस। सब स्पेस के लिए जो बेसिस है उसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैनिंग एलिमेंट्स हैं, वो बेसिस के एलिमेंट्स से उसकी डायमेंशन बन जाते हैं जितने वो होंगे। तो यहाँ पर डायमेंशन हम निकालेंगे कैसे, हम लेट करेंगे कि एक एलिमेंट मान लीजिए जो वी में बिलोंग करता है, क्योंकि वी में जो बिलोंग कर रहा है वो 3 टपल से आ रहे हैं जो आर क्यूब को बिलोंग करेगा, और हम ये देखेंगे कि हम कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर, ए बी सी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस वेक्टर के, तो हम कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर इंडिपेंडेंट है यानी कि फ्री हैं। यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट है, मान लीजिए जब हम R3 के डायमेंशन की बात करते हैं तो इसके डायमेंशन 3 होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर ए बी सी हम कुछ भी पिक कर सकते हैं, कोई भी अपने तरफ से रैंडम वैल्यूज चूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसके डायमेंशन 3 है। अगर हम यहाँ पर V में जो हमने एक एलिमेंट लिया है और हमें ये पता चल जाए कि हाँ हम कितने रेस्ट्रिक्शन पोजिशन है या कितनी इंडिपेंडेंट हैं, तो उसकी हेल्प से हम इसके डायमेंशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने माना कि एलिमेंट V में बिलोंग करता है, तो ये इस सेट V की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जो मैट्रिक्स M है वो है 1 0 0 0 कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, और इस वेक्टर का ट्रांसपोज लेंगे हम, तो ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी सी, और ये सेम रिटर्न करता है ए बी सी। तो हम ये भी कह सकते हैं ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स टाइप की हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1 इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होगा। क्या हम इस मैट्रिक्स के बारे में कुछ कह सकते हैं? इस मैट्रिक्स ये अगर इसका डायगोनल है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है, पर अगर इसके आप किन्हीं 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो आई थिंक ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ऑर्थोगोनल। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट कर सकते हैं वो साइड बाय साइड आप कलेक्ट करते रहिए और सॉल्व भी इसको करते रहिए। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी से हम इसको कंपेयर भी आगे करेंगे। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स एम का साइज था वो 3/3 था और इसका साइज आपका 3/1 है, तो आउटपुट मिलेगा 3/1 का। तो यहाँ पर हमें मिलेगा फर्स्ट रो ए, फिर मिलेगा बी कोस थीटा माइनस सी साइन थीटा, और जो लास्ट कॉलम हमें मिलेगा, सॉरी रो मिलेगा, बी साइन थीटा प्लस सी कोस थीटा। ये मैट्रिक्स हमें मिलेगा और इसका जो साइज है आप देख सकते हैं 3/1 है, और ये इक्वल है ए बी सी के। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम ये बात कह सकते हैं कि जो एलिमेंट ए है वो तो सेल्फ इक्वल है, यानी कि ए इक्वल टू ए, कोई भी चीज अपने इक्वल होती है यानी कि कॉन्ग्रुएंट होती है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि बी कोस थीटा माइनस सी साइन थीटा इक्वल टू बी, और जो लास्ट कंपेयर करेंगे हम वो होगा बी साइन थीटा प्लस सी कोस थीटा। अब यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे ए बी सी और उससे हम पता करेंगे। तो ए तो आपको पता है ही कि ये तो इंडिपेंडेंट है। यहाँ से हम देखते हैं, आप इसका थर्ड रो ले लीजिए या सेकेंड रो ले लीजिए। सेकेंड रो को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको मिलेगा बी कोस थीटा माइनस सी साइन थीटा इक्वल टू बी। क्योंकि हमें बी का वैल्यू निकालना है तो आप बी वाले एक साइड कर लीजिए, तो ये होगा बी कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू सी साइन थीटा। और अगर बी का वैल्यू निकालना है तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू थीटा जो है वो 90 से लेस है, 90 से लेस है, तो ये वैल्यू आपका 0 नहीं होगा, तो डिवीजन आपका पॉसिबल है। अगर ये 0 हो जाता तो आप डिवाइड नहीं करा सकते थे, तो ये हो जाएगा सी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1, यानी कि बी का वैल्यू आ गया है इन टर्म्स ऑफ सी एंड थीटा, यानी कि यहाँ पर आप सी को
यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं फ्री है और बी उस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अगर हम थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिलेगा बी साइन थीटा प्लस सी कोस थीटा इक्वल टू सी। और यहाँ पर अगर हम b का वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि b का वैल्यू हमने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, तो ये हो जाएगा c साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1 प्लस c कोस थीटा इक्वल टू c। अब हम c का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे एक साइड ले लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा c हमने आउटसाइड लिया एज ए कॉमन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। और अगर हम जब यहाँ से c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो c का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 0। तो c तो हमारा फिक्स हो गया है, हमारा जो है c फिक्स हो गया है, तो इस हिसाब से यहाँ से b भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो वेक्टर था, जो हमने माना था ए बी सी, इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ए अपनी जगह फिक्स है, बी का वैल्यू 0 है और सी का वैल्यू 0 है। यहाँ पर हम सिर्फ फर्स्ट चॉइस पर ही इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि जो डायमेंशन ऑफ वी होगा वो 1 होगा। तो इसका आंसर होगा 1 और इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बताना है कि इस मैट्रिक्स के कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को रीराइट करता हूँ, वैसे आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉक मैट्रिक्स बन रही है और उसके आइगन वैल्यूज जो है, सॉरी, जो रैंक होगी वो 4 होगी। या आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, पहला रो मैं ऐसे ही लिखता हूँ जैसे कि गिवन है, सेकेंड रो को भी वैसे ही लिखता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं थर्ड रो को सॉरी फोर्थ रो को थर्ड प्लेस पे ले आता हूँ, वो हो जाएगा 0 0 1 4, और थर्ड को लास्ट में ले आता हूँ 0 0 3 0। अगर मैं यहाँ से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ अब इसमें, तो आप किसी भी तरह एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, जो इसकी जो रैंक आएगी वो आपकी 4 आएगी। रैंक इस मैट्रिक्स की कितनी आएगी, 4। क्योंकि अगर हम आर आर फोर को इस तरह से चेंज करते हैं, आर फोर माइनस आर थ्री, तो लास्ट रो जो है वो 0 0 0 और यहाँ पर आपको मिलेगा -4। तो यहाँ पर आपको 4 पाइवट पोजीशन मिल जाएंगी, तो इसकी रैंक 4 हो जाएगी। यानी कि इस मैट्रिक्स को अगर मैं m कॉल कर देता हूँ, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स m इक्वल्स टू 4 हो जाएगी। रैंक 4 हो जाएगी, इसका मतलब है कि 4 नॉन जीरो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। ये 4 नॉन जीरो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और हर एक आइगन वैल्यू के एग्जिस्टेंस में आपका एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जो कि डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू हैं, क्या उसमें कोई रिपीटेशन तो नहीं है कि हाँ कोई आइगन वैल्यू रिपीट कर रही हो, लेकिन क्योंकि ये एक ब्लॉक मैट्रिक्स बना रहा है, अगर हम देखें फर्स्ट ब्लॉक की जो आइगन वैल्यूज होंगी 2 2 2 2, इसकी आइगन वैल्यू कितने आए, पहले इसका ट्रेस चेक कर लेते हैं। ट्रेस 3 आएगा, डिटर्मिनेंट कितना आएगा 2 -4 यानी कि -2। अगर हम यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और इसमें मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 2 और फिर मैं -1। तो यहाँ से 2 और 1 आइगन वेक्टर आएंगे। और अगर मैं लास्ट में देखता हूँ तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी, क्योंकि वो एक ब्लॉक मैट्रिक्स बना रहा है अपर ट्रायंगुलर, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर का, तो उसकी आइगन वैल्यू आई थिंक 3 4 होगा। उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, 3 और 4, आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर
4 नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, तो चारों के चारों आइगन वेक्टर जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 45 है और H 3 साइलो सब ग्रुप है जी का और K है वो 5 साइलो सब ग्रुप है जी का। तो हमें ऑप्शंस बताने हैं कि G और H नॉर्मल होंगे, H नॉर्मल होगा लेकिन K नहीं होगा, H नॉर्मल नहीं होगा लेकिन K नॉर्मल होगा, या दोनों ही नॉर्मल नहीं होंगे। तो नॉर्मल और साइलो सब ग्रुप के बारे में ये प्रॉब्लम है। तो हम दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है साइलो थर्ड थ्योरम और ये बताती है नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप के बारे में। और नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप एनपी की जो वैल्यू होती है वो हम निकाल सकते हैं 1 प्लस के पी की हेल्प से। और ये जो है 1 प्लस के पी इस तरह से होना चाहिए कि ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करे, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करे। और के का जो वैल्यू है वो 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एक ग्रुप एन को जो जी का है नॉर्मल कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ जी एन जी इनवर्स बिलोंग कर जाए एन को, फॉर ऑल जी और एन बिलोंग्स टू नॉर्मल ग्रुप एन। अगर ऐसा है तो हम एन को नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे जी का। और इसके लिए जो नोटेशन होता है वो होता है ये इस तरह से। अब नॉर्मल सब ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप का जो इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस आता है कि हम इसकी हेल्प से कोसेंट ग्रुप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कोसेंट ग्रुप्स वो फॉर्म कर सकते हैं। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इसकी हेल्प से हम कर्नल निकाल सकते हैं, यानी कि कर्नल फाई, जो कि एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फॉर्म करता है विद डोमेन जी। तो ये आपके नॉर्मल सब ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आती है, अगर जी जो है वो एक ग्रुप है और के इसका सबसेट है और के का जो सबसेट है एच है, यानी कि एच जो है वो नॉर्मल है वो जी में, तो एच जो है वो नॉर्मल होगा के में भी। ये एक प्रॉपर्टी कहती है, यानी कि अगर एच जो है वो नॉर्मल है जी में तो एच जो है वो नॉर्मल होगा के में। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ अगर H is normal subgroup in G and K is subgroup of G and H is subset of K, then H is normal in G, sorry, H is normal in K। तो बेसिकली ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इसमें क्या कहा है उसको सॉल्व करते हैं। एच जो है वो 3 साइलो सब ग्रुप है और के जो है वो 5 साइलो सब ग्रुप है। तो हम साइलो थर्ड थ्योरम का यूज करेंगे जो हमें बताएगा कि 3 साइलो कितने सब ग्रुप हैं और 5 साइलो कितने सब ग्रुप हैं। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 साइलो सब ग्रुप की बात करेंगे। तो इसके लिए नोटेशन का जो यूज कर सकते हैं वो n3 यूज कर सकते हैं और n3 की जो वैल्यू होगी 1 प्लस 3k होगी, सच दैट 1 प्लस 3k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। और ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 45 है, जिसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5। तो हमें पता है 1 प्लस 3k जो है ये कभी भी 9 को डिवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1 प्लस 3k जो है वो डिवाइड नहीं करता है 3 को, इसलिए वो 9 को भी नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ 1 प्लस 3k जो है वो 5 को डिवाइड करेगा और इसका मतलब हुआ k का जो वैल्यू है वो 0 हुआ।
यानी कि N3 इज इक्वल टू 1, यानी कि H जो है वो 3 साइलो सब ग्रुप है, 3 साइलो सब ग्रुप, और ये यूनिक है। और मैंने पहले बताया था कि यूनिक सब ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो H आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ऐसे ही हम N5 निकालेंगे, यानी कि 5 साइलो सब ग्रुप, कितने 5 साइलो सब ग्रुप हैं वो निकालेंगे 1+5 के। और ये 1+5 के किस तरह होना चाहिए कि ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना चाहिए, यानी कि 9 × 5 45 को डिवाइड करना चाहिए। सेम रीजनिंग है, 1+5 के जो है वो डिवाइड नहीं करता है 5 को, इसका मतलब हुआ 1+5 के जो है वो डिवाइड करेगा 9 को, और इसका मतलब हुआ के की वैल्यू जो है वो 0 है। इसका मतलब हुआ कि N5 की जो वैल्यू है वो 1 आई, यानी कि जो K है वो आपका 5 साइलो सब ग्रुप है जो कि यूनिक है, और यूनिक होने की वजह से ये नॉर्मल हो जाता है। यानी कि हमारे पास H और K दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप हैं। इसकी हेल्प से ऑप्शन एक करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी में कहा है K इज नॉट नॉर्मल, तो इसलिए गलत हो जाता है। H इज नॉट नॉर्मल, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। और लास्ट में कहा है H एंड K बोथ आर नॉट नॉर्मल इन जी, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर एक सिंगल करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन मैट्रिक्स है एन से डिनोट की गई है, जिसके एलिमेंट्स आपको इस तरह दिखाई दे रहे हैं 3/5, 4/5, और लास्ट कॉलम का, इस कॉलम का लास्ट एलिमेंट है 0, -4/5, 3/5 और 0। लास्ट कॉलम है 0, 0, 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसमें ऑप्शंस जो हैं नॉन इन्वर्टिबल, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल। अगर आप रोज को किसी भी दो रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 0 मिलता है, और किन्हीं दो कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपको 0 मिलता है। तो ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और हम ये जानते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो +-1 होता है। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट +-1 होगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे इसका डिटर्मिनेंट +1 आएगा, +1 आएगा। तो ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, लेकिन ऑप्शन ए में कहा गया है कि नॉन इन्वर्टिबल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब ये हमें चेक करना है कि ऑप्शन बी स्क्यू सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा। स्क्यू सिमेट्रिक इसलिए नहीं होगा कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है, और सिमेट्रिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन दे रखा है और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इसलिए ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन ओनली डी।